शिक्षा एवं आयुष विभाग, उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय, आयुष विभाग के प्रमुख सचिव महोदय, आयुष उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के आयुक्त महोदय एवं उपस्थित पत्रकार बंधुओं, वर्तमान सरकार के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धि पर आयोजित इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो इस पत्रकार वार्ता को शुरू किया जाए। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश सरकार को श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में 2 वर्ष पूर्ण होने पर हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और आयुष विभाग के जो कार्य है उस संबंध में इस पत्रकार वार्ता में मंच पर हमारे सभी अधिकारीगण, सामने सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी बंधुओं, मैं सबको नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। मध्य प्रदेश में 2003 के बाद में इस मध्य प्रदेश को बदलने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तेज गति के साथ प्रारंभ किया और 2023 तक आते आते बीमारू राज्य से मुक्ति दिलाने का काम मध्य प्रदेश को किया गया। 2023 में चुनाव के बाद में हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी ने शपथ ग्रहण की। तब से कई क्षेत्रों में हमने उल्लेखनीय प्रगति की है। शिक्षा क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन करने का जो संकल्प राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में है, उसको लागू करने में अग्रणी राज्यों के रूप में स्थान प्राप्त किया है। आज मध्य प्रदेश में एक शैक्षणिक वातावरण बना है। अधोसंरचना के साथ साथ एकेडमिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ज्ञान आधारित शिक्षा और भारत केंद्रित शिक्षा के आधार पर सिलेबस बनने का काम हो रहा है। नई व्यवस्थाओं के साथ में सभी विद्यार्थियों को अलग अलग विषय के साथ जोड़ करके एक अवसर दिया जा रहा है। विद्यार्थी अपनी इच्छा से विषयों का चयन कर सकता है, बीच में बदल भी सकता है। और इसलिए आज मध्य प्रदेश, जब हम विश्वविद्यालय में और महाविद्यालय में जो छात्रों की उपस्थिति और संख्या की जब हम बात करते हैं तो 16.5 लाख विद्यार्थी प्राइवेट और शासकीय सभी महाविद्यालयों में मिलकर आज मध्य प्रदेश में अध्ययन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही शपथ ग्रहण की और पहली बार उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के महाविद्यालय एक जिले में एक अच्छा होना चाहिए, इसलिए पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाने की ओर अग्रसर हुए। आज हम देख रहे हैं कि उनमें एग्रीकल्चर, एआई, फिनटेक जैसे विषयों को सम्मिलित करते हुए, और हमने उन संस्थानों को अधोसंरचना में भी हम जो आवश्यकता है उस अनुसार से हम देने जा रहे हैं। स्मार्ट क्लास है, सभी महाविद्यालय में बनाने का हमारा लक्ष्य है। अधिकतम महाविद्यालयों तक हम एक काम में पहुंच चुके हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए जिस प्रकार से हमने 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की है, खरगोन में, गुना में
और सागर में। वो इस बात का प्रतीक है कि हम मध्य प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में, विशेषकर गरीब के बेटे बेटियों को हम शिक्षा से, उच्च शिक्षा से दूर नहीं रहे, इसका हमारा प्रयास होगा। हायर एजुकेशन में हमने महाविद्यालयों में जो शासन के व्यवस्था से होते हैं, 2022 में जो परीक्षा हुई थी उनको साक्षरता होकर के पीएससी ने सूची दी है, उस पर भर्ती का काम लगभग पूर्णता की ओर है। 2000 से अधिक पदों को हम भर्ती कर चुके हैं। 2024 में जो परीक्षा संपन्न हुई है, हमें उम्मीद है कि पीएससी जल्दी साक्षात्कार लेकर के लगभग 2000 से अधिक पदों की ओर हम निरंतर भर्ती प्रक्रिया को जारी रख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार की रिक्ति प्राध्यापक, असिस्टेंट प्राध्यापक के पदों पर नहीं रहे। हम अपने विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहु विषयक, बहुसंकायक, उनके साथ हम आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि जब एक विद्यार्थी बीएससी के कुछ विषय लेना चाहता है, वही विद्यार्थी बीए के भी ले सकता है। तो हमने बहुसंकायक व्यवस्था प्रारंभ की है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले यूजी 3 वर्ष का होता था, अभी वर्तमान में हम 3 का भी है और 4 का भी करने जा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पर हम काम कर सके। और इसलिए सभी हमारे जो पीजी कॉलेज है, उन सब में हम रिसर्च सेंटर बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के विद्यार्थी रिसर्च की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा विभाग उनके नए नए नवाचारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भी काम कर रहा है, और इसलिए उनको जिस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता है, उनकी हम पूर्ति उनके साथ मिलकर करेंगे। हमने सार्थक ऐप के माध्यम से हमारे प्राध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की है। महाविद्यालय में प्रोफेसर उपस्थित रहे, उसका प्रयास हमने किया है। लेकिन अगले साल से हम हमारे विद्यार्थियों की उपस्थिति भी सार्थक ऐप से सुनिश्चित करने जा रहे हैं, ताकि कैंपस का वातावरण एकेडमिक माहौल बना के रखे, विद्यार्थियों को परिसर में आने के लिए अच्छा वातावरण मिले, आकर्षण मिले। और इसलिए हम हमारे जितने पीजी के कॉलेज है, उन सबको एक प्रकार से जो हमारी अन्य अन्य प्रकार की कंपटीशन होती है, उनके मार्गदर्शन की दृष्टि से आवश्यक सामग्री हम कैंपस में उपलब्ध कराने जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थी कैंपस में आकर के अध्ययन कर सके। अच्छी लाइब्रेरियां स्थापित करने जा रहे हैं, और उसके साथ ई लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लागू करने जा रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को उसका लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश में हमने जो अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थी है, उनको जो शासन के द्वारा छपाई, यानी हिंदी ग्रंथ अकादमी में जो छपी हुई पुस्तकें निःशुल्क देने का काम सरकार की ओर से किया जाता है। लेकिन साथ में जो हमारे जिला केंद्र के कॉलेज है, जो नेक में ए ग्रेड पाए हुए अन्य कॉलेज भी है, ऑटोनॉमस कॉलेज है, उन सब में हमने हिंदी ग्रंथ अकादमी का एक काउंटर देकर के
सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी सस्ती किताबें वहां से ले सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश सस्ती शिक्षा देने के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला प्रदेश बन चुका है। ये बहुत बड़ा बदलाव एक प्रकार का होने वाला है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत केंद्रित शिक्षा का बड़ा महत्व है और इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के विषयों को भी हमने, हमारे एक्सपर्ट लोगों ने, शिक्षाविदों ने प्रथम वर्ष के सिलेबस में उनको समाहित किया है। अगले साल से उसकी पढ़ाई भी हमारी प्रारंभ होने वाली है और एक प्रकार से भारत के ज्ञान और दर्शन को, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण सम्मिलित है, वो मैथमेटिक्स में भी है, वो फिजिक्स में भी है, सभी प्रकार के विषय में, बॉटनी, जूलॉजी सभी में है। उस भारत के शिक्षा के दर्शन को, जो हमारे पूर्वजों ने कभी रिसर्च करके समाज जीवन में स्थापित मान्यताएं थी, उन पर रिसर्च करने का अवसर भी हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा, ताकि भारत का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो भी सबके सामने आ सके। हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध का काम, रिसर्च का काम ज्यादा से ज्यादा हम कर सके, इस प्रकार का प्रयास हम कर रहे हैं। 83 विषयों में हमने इसके सिलेबस बना लिए हैं। 50 विषयों में हमने स्नातकोत्तर स्तर का यूनिफाइड पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। विद्यार्थी रोजगार से जुड़े और इसके लिए रोजगार मेले हम कैंपस में शुरुआत की है। काफी उसमें हमारे विद्यार्थी आते हैं, काफी उद्योगपति, कंपनियां आती है और बड़ी संख्या में छात्र उसमें अपने रोजगार का चयन करते हैं। आने वाले समय में इसमें और तेज गति के साथ प्रगति होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर ट्रेनिंग का इसका बड़ा महत्व है। पूरी शिक्षा यानी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक प्रकार से शिक्षकों के प्रशिक्षण के आधार पर आगे बढ़ने वाली है और इसलिए हम भारत सरकार के अच्छे संस्थान जो मध्य प्रदेश में स्थापित है, उनमें टीचर ट्रेनिंग कराने की ओर हम अग्रसर हुए हैं। आने वाले समय में हमारे शिक्षक, हमारे प्रोफेसर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अध्यापन कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हैं। उच्च शिक्षा में एक बहुत बड़ा विषय जिसको हम हमारे मिशन कर्मयोगी, जो भारत सरकार का पोर्टल है IGOT, जिसमें 15 घंटों का अनिवार्य प्रशिक्षण है, उससे बड़ी संख्या में हमारे प्रोफेसर जुड़े हैं। लेकिन एक और मध्य प्रदेश विशेष पहल करने जा रहा है। हमारे महामहिम राज्यपाल की अध्यक्षता में हम एक सेमिनार किया, देश भर के विद्वान लोग आए थे और उसके आधार पर आगे उस पर काम करने के लिए हमारे विभाग के SCS अनुपम रायन जी सहित देश के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर R.K. राधाकृष्णन, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर IIT कानपुर, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, चेयरमैन नेट बेंगलुरु, प्रोफेसर संतिश्री धुल्लीपुड़ी पंडित, कुलगुरु जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रोफेसर बाल सुब्रमण्यम, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, मिशन कर्मयोगी भारत सरकार, प्रोफेसर भरत भास्कर, निदेशक IIM अहमदाबाद, प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष UGC भारत सरकार, डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, वैश्विक शिक्षाविद व ग्लोबल कन्वीनर यूनाइटेड कंसेंसस के सदस्य है, प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन जी IISc बेंगलुरु के निदेशक है। ऐसे प्रसिद्ध शिक्षाविद और वैज्ञानिक हमारे मिशन कर्मयोगी, जिसमें मध्य प्रदेश में विशेष रूप से काम हो रहा है,
लगातार 2-3 मीटिंगें हो चुकी है। आने वाले समय में हम इसको एक जन आंदोलन के रूप में बनाते हुए हमारे प्रोफेसरों के साथ साथ विद्यार्थियों के मन में भी, समाज जीवन में भी देश के लिए और समाज के लिए एक कर्मयोगी के रूप में हम काम कर सके, इस प्रकार का प्रयास मध्य प्रदेश में चल रहा है। आने वाले समय में हम अपने विश्वविद्यालयों के साथ साथ हमारे जो अच्छे कॉलेज है उनको ऑटोनॉमस की ओर ले जाने जा रहे हैं। उनका एकेडमिक निर्णय वो स्वयं करेंगे। ये बहुत बड़ी पहल यूजीसी से काफी आवेदन यूजीसी में हो चुके हैं, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर के हम 3 साल के बड़े लक्ष्य को उसमें हासिल करने वाले हैं। हम अधोसंरचना को लेकर के हमारे महाविद्यालय में नए भवन निर्माण करने का काम, स्मार्ट क्लास बनाना, ई लाइब्रेरी बनाना, ये बड़ी संख्या में हुआ है। आगे और इसको हम सुदृढ़ करने जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में गरीब से गरीब परिवार का विद्यार्थी अच्छी शिक्षा, अच्छे संसाधनों के साथ में हमारे महाविद्यालय में अध्ययन कर सके और एक प्रकार से देश के जो अच्छे राज्य जो गिने जाते हैं उनके साथ मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में अग्रणी भूमिका में शिक्षा के क्षेत्र में आ सकेगा। आने वाले समय के 2 बड़े परिवर्तन, डिजिटल वैल्यूएशन। हमारे विश्वविद्यालय ने निर्णय किया है कि हमारे विद्यार्थी परीक्षा देता है, कॉपी कटती होती, फिर कॉपी देखने जाती है वैल्यूएशन के लिए। कई बार कॉपियों की पता नहीं चलता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, ऐसी सारी संभावनाएं और बच्चों के मन में आशंका बनी रहती है हमेशा। और इसलिए हम डिजिटल
पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ही हमने लगभग 21.5% विद्यार्थियों ने अधिक एडमिशन लिया है। और उसका मुख्य कारण यह है कि हमने सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को यह अवसर दिया है कि अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार जिस प्रकार के आपको पाठ्यक्रम बनाना है, सिलेबस बनाना, आप स्वतंत्र है, सरकार उसके लिए अनुमति दे रही है। और इसलिए हमने सीमेंट प्रौद्योगिकी, माइनिंग प्रौद्योगिकी, जिस क्षेत्र में जिसकी आवश्यकता उसके लिए भी हमने काम प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में एक हमने खनिज प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना पर काम चल रहा है। हमारे सारे पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों को हमने उद्योगपति और ऐसी बड़ी कंपनियों के साथ में एमओयू करने का कहा है। और उसका परिणाम यह हुआ कि कई पॉलिटेक्निक कॉलेजों में ऐसी कंपनियां अपने एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने जा रही है, ताकि उनको जैसे लोग चाहिए वैसे लोग हमारे कैंपसों से मिल जाए, उनको अतिरिक्त एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। हमारे कॉलेज से ही एक प्रकार से तैयार लोग उनको मिलने का काम होने वाला है। हमने एक बड़ा बदलाव, क्योंकि हमारे विद्यार्थी पॉलिटेक्निक में 10वीं के बाद में एडमिशन लेते हैं, लेकिन पॉलिटेक्निक संस्थानों को 12वीं की मान्यता नहीं थी। हमने उनको 12वीं के समकक्ष मान करके, ताकि पॉलिटेक्निक करने वाला विद्यार्थी भी बाद में आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकता है। बड़ा बदलाव हमने और उसका किया है। हम जितने भी हमारे इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनको आज की टेक्नोलॉजी के साथ में आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम बनाने के लिए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बिंदुओं को समाहित करने की ओर काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सके। हमने एक सृजन करके हमारे मध्य प्रदेश के सभी प्रकार के विद्यार्थी उसमें आ सकते हैं, चाहे हायर एजुकेशन हो, चाहे टेक्निकल हो, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अपने नवाचार उनको प्रदर्शन करने के लिए उनको कंपटीशन की भावना के साथ जोड़ करके हमने गत वर्ष से शुरुआत की है। फिर उनको हम चिन्हित करते हैं, चिन्हित करके उनका रिसर्च पेपर प्रकाशित हो, पेटेंट की ओर उसको हम ले जाएं, और उसके लिए यदि हमको आर्थिक आवश्यकता भी विद्यार्थी की जरूरत पड़ती है तो वो भी हम उपलब्ध कराने का निर्णय कर चुके हैं, ताकि हमारे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा पेटेंट की ओर अग्रसर हो। और फिर वो स्टार्टअप भी यदि आगे बढ़ते तो उसमें भी सरकार उनकी मदद करने वाली है। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। जो गरीब परिवार के बेटे बेटी, उनकी पूरा फीस हम मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए विद्यार्थियों को दे रहे हैं। हमारे जो जन कल्याण यानी संबल योजना में जो पंजीकृत छात्र हैं, उनको हम पूरा शुल्क देने का काम जो पहले से है उसको लगातार करने जा रहे हैं। हम हमारे क्वेस्ट के फ्रेमवर्क के अंतर्गत निजी और विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के साथ गुणवत्ता सुधार पर संवाद लगातार कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में यदि सरकार के पास अच्छा संसाधन है, यदि अच्छा एकेडमिया वाले लोग हैं और प्राइवेट संस्थान के लोग उनका उपयोग करना चाहते हैं, तो हम नॉलेज शेयरिंग और सोर्स शेयरिंग का काम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति आदान प्रदान करने का काम चल रहा है।
एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन जो पहले ही हम उच्च शिक्षा में डिजी लॉकर का प्रारंभ कर चुके हैं, उससे बड़ी संख्या में हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट में जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, उन सब के मार्कशीट और डिग्री डिजी लॉकर में उपलब्ध हो सकेगी। आने वाले समय में हम उसको और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके विद्यार्थी कभी भी उससे निकाल सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि विद्यार्थियों पर कम से कम बोझ हो। हमने पिछले वर्ष से यानी कि जुलाई 2025 से जो एडमिशन हमने प्रारंभ किए थे, हमने शुल्क कम करने का काम किया। एडमिशन शुल्क को बहुत कटौती कर दी। हमारे बच्चों को एडमिशन के समय अनावश्यक पंजीकरण करने का जो चार्ज होता वो कम से कम किया है और एक पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था, यानी मैं उसको ये कहता हूं कि हम समय पर एडमिशन करने वाले राज्य बन गए हैं। जनवरी फरवरी तक, दिसंबर तक एडमिशन अब नहीं चलते हैं। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, जो अगस्त तक आ रहा है उसको भी हम, कि 14 अगस्त के बाद में किसी प्रकार का एडमिशन हम नहीं देंगे। उसके पहले पूरे एडमिशन पूरे कर लेंगे कि हम मई से ही एडमिशन का पोर्टल खोल देते हैं, तभी से बच्चों का पंजीयन कराने का काम शुरू हो जाए। उसके बाद समय पर परीक्षा और समय पर परिणाम, बहुत बड़ा काम एकेडमिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा में हो रहा है, जिसके कारण से हमारे विद्यार्थियों को समय पर सब चीजें करने की आदत भी बने और हमारे विश्वविद्यालय ऐसा सारा प्रयास करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आयुष को लेकर के और विशेषकर भारत सरकार ने जो हमारे साथ सहयोग किया है, मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। आजादी के बाद में हम 2023 तक 7 आयुर्वेदिक कॉलेज वाला प्रदेश होते थे, एक यूनानी और एक होम्योपैथिक कॉलेज, ऐसे 9 कॉलेज हमारे आयुष विभाग के होते थे। लेकिन इन 2 सालों में भारत सरकार ने 5 हमको नए, एक साल में 5, फिर दूसरे साल में 2, ऐसे 7 भारत सरकार ने एक साथ हमको आयुर्वेदिक कॉलेज दिए हैं और एक कॉलेज मध्य प्रदेश सरकार अपने फंड से 8 हमारे आयुर्वेदिक आयुष कॉलेज नए बनने जा रहे हैं। एक प्रकार से हम 17 आयुष महाविद्यालय वाला प्रदेश बन गए हैं। डबल से भी ज्यादा संख्या हमारी यहां हो चुकी है। एक प्रकार से बहुत आयुष के लिए जो जन जन तक पहुंचाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी का है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चल रहा है। और इसलिए कई सारे नवाचार हमने आयुष को लेकर किए हैं। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय का बड़ा आग्रह था, सिकल सेल जैसी महामारी पर जो विशेष रूप से हमारे आदिवासी समाज में, जनजाति समाज में होती है, एडान थेरेपी के रूप में स्वास्थ्य विभाग उसमें काम कर रहा है, लेकिन एडान थेरेपी के रूप में मध्य प्रदेश में हमने भी उनके साथ काम करना प्रारंभ किया है और जिसके बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। मध्य प्रदेश में जो हमारे परंपरागत वैद्य है, वो परंपरागत जो वैद्य है उनको हम, उनके ज्ञान को हम कैसे वो कर सकते हैं, दस्तावेजीकरण कैसे कर सकते हैं, हमारे आयुर्वेदिक महाविद्यालयों को उसके साथ जोड़ने का हमने काम प्रारंभ किया है। मंडला में हम एक बड़ा सेमिनार उनके साथ कर चुके हैं। वो जो बोलते हैं उसको हमारे लिखते हैं विद्यार्थी, प्रोफेसर लिखते हैं, या फिर वो जो बोलते हैं उसका वीडियो बना करके हम बाद में उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो वनस्पतियां जितनी हैं, हमारे
आदिवासी समाज के वेद, जिनका उल्लेख उन ग्रंथों में नहीं है, उन औषधियों का भी उपयोग करते हैं, जिस पर भी हम काम करना प्रारंभ किया है। एक प्रकार से हमारे देश के इस परंपरागत ज्ञान को, हमारे समाज के उन आदिवासी वेदों का जो ज्ञान है, उस पर भी फिर से रिसर्च करने का अवसर हमारे विद्यार्थियों को मिलेगा और उस ज्ञान को हम सुरक्षित करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा काम हमने किया है। मध्य प्रदेश में हमारे पास अभी तक एक फार्मेसी ग्वालियर में थी आयुर्वेद की। अब हमने तय किया है कि आने वाले समय में हमारे सभी महाविद्यालय के साथ फार्मेसी बनाई जाएगी, स्थापित की जाएगी। उसके लिए आवश्यक संसाधन दे रहे हैं। जो हमारे महाविद्यालय हैं, उनके साथ हम छात्रावासों का निर्माण करने जा रहे हैं। पहले से जो छात्रावास चलते हैं उनको फिर से बनाने का काम, उनकी आदि कराने का काम, सीट बढ़ाने का काम, और जितने भी हमारे पहले से चलने वाले आयुर्वेदिक कॉलेज है, अभी तक उनमें कई 63, कई 65, कई 75 ऐसे सीट होती थी छात्रों को एडमिशन की। हमने नीतिगत रूप से निर्णय करते हुए सभी को 100 सीटर करने का निर्णय किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रदेश के विद्यार्थी हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजों में और एडमिशन ले सके। ऐसे जो बदलाव के तो काम हो रहे हैं, उससे आने वाले समय में जिस प्रकार से भारत सरकार की अपेक्षाएं, उसी के अनुरूप हम जो हमारे टूरिज्म के सेंटर है, जहां पर विदेशी यात्री भी आते हैं, भारत के भी धार्मिक यात्रा करने वाले लोग वहां सब आते हैं, 2-4 दिन रुकते हैं। पर्यटन विभाग के साथ मिलकर के वेलनेस टूरिज्म स्थापित करने जा रहे हैं। नए 50 बिस्तरी 12 अस्पताल नए बनाने जा रहे हैं। एक 30 बिस्तरी नया अस्पताल बनाने जा रहे हैं। यानी आयुर्वेद का नीचे तक काम बढ़े। आज भी आयुर्वेद की जो औषधियां सस्ती है, उसका इलाज सस्ता है। तो हम अपने लोगों के जीवन को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा काम कैसे कर सकता है, उसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए हमने रिसर्च पर भी काम शुरुआत की है। हमारा खुशीलाल आयुर्वेदिक महाविद्यालय पतंजलि के साथ, पतंजलि में बहुत रिसर्च पर काम हो रहा है, उनके साथ हमने एमओयू किया है। आने वाले समय में हम जितने हमारे कॉलेज है, उनको सबको पीजी करते हुए उनमें भी रिसर्च सेंटर स्थापित करेंगे, उनका आवश्यक लैब स्थापित करेंगे, ताकि भविष्य में आयुर्वेद पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो सके। क्योंकि रिसर्च के कारण से भारत का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण ज्ञान पीछे छूटा था, उसको फिर से हम अग्रिम पंक्ति लाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी आयुष के सेंटर है, उनमें हमने भर्ती करने का क्रम बहुत तेज गति के साथ बढ़ाया और लगभग 600 आयुष में पूरे में, आयुर्वेद भी जिसमें यूनानी भी है और होम्योपैथिक भी है, 600 हमने चिकित्सकों की भर्ती की है। मेरे ख्याल से 596 करके संख्या आ रही है। लगभग 600 की हमने भर्ती उसमें कर ली है। आने वाले समय में हम नए पदों का भी सृजन किया है, जितने नए अस्पताल मैंने बनाया उनका, और उनकी भी हम भर्ती क्रम चलाने वाले हैं। भर्ती को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत आग्रह है, इसलिए हमने हायर एजुकेशन में भर्ती की, हमने आयुष में भर्ती कर रहे हैं और की है, लगातार भर्ती करते रहेंगे। टेक्निकल एजुकेशन में भी हमने भर्ती करने का क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो
वैसे सोसाइटी के द्वारा संचालित है, लेकिन एक नीति बना करके हम एक साथ सबकी भर्ती करें और जितनी जिसके महाविद्यालय को आवश्यकता उतने हम पदों को वहां दे देंगे, ताकि भर्ती का काम एक साथ उनका पूरा हो जाए। उस पर हमारे विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग काम कर रहा है। तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हम हर जगह पर सबकी चिंता करते हुए, कर्मचारियों के भी कुछ इशू है, उनका भी हम समाधान की ओर आगे बढ़े हैं। एक बात और सामान्यतः लोग पूछते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो उसका भी मैं अपनी ओर से बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश ने नीतिगत रूप से जो हमारे अतिथि विद्वान हैं उनकी चिंता करने का निर्णय किया है। हरियाणा की जो पॉलिसी है उसका भी हमारा विभाग अध्ययन कर रहा है। बड़ी संख्या में हमारे पास ऐसे लोग हैं जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो पीएचडी नहीं है, सेट नहीं किया है, लेकिन लंबा समय हो गया, उनका अनुभव हो गया है। उनको भी हमने तय किया, उनको भी हम बाहर नहीं करेंगे। उनको हम किस प्रकार से नियम प्रक्रिया में वो करते हैं उस पर विभाग काम कर रहा। आने वाले समय में उनके लिए अच्छा समाचार बनेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो क्रियान्वयन है वो टेक्निकल और हायर एजुकेशन में बहुत तेज गति के साथ करते हुए देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का हमारा संकल्प है, यह हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उस संकल्प को पूरा करने में, शिक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान को सुनिश्चित करने जा रही है। 2-3 साल में जो जीआर है हमारा आज 28% से थोड़ा ऊपर है, लेकिन हम उसको 35% तक ले जाने के और काम करेंगे। एक प्रकार से पूरा शैक्षणिक परिसर, माहौल अच्छा बने, संवाद के साथ बने, विचारों के साथ बने और भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो हमारे विद्यार्थियों तक हम देते हुए अपने पूर्वजों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और दुनिया में हमने जो योगदान दिया है, जब कभी हम भारत विश्व गुरु कहलाता था, उस पर काम करते हुए स्वाभिमानी भारत के निर्माण में, आत्मविश्वासी भारत के निर्माण में हमारे कैंपस एक आंदोलन के रूप में काम करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। सरकार ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं।
फाइनल निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास प्रकरण विचाराधीन है। सर मेरा आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जनभागीदारी समिति उस कॉलेज की अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसके आधार पर वहां के लोगों की नियुक्ति करते हैं। वो सरकार के कर्मचारी नहीं हैं और यदि उनको हम स्थायी करने का ऐसा आदेश भी जारी कर देंगे तो भविष्य में उस कॉलेज की वैसी स्थिति है या नहीं है कि उनको वेतन दे दे, इसलिए हम अभी उस पर विचार नहीं कर रहे हैं। अरे जी मिल जाएगा। जो हमारे विभाग में जो आवश्यकता होती है उतने लोगों को, क्योंकि वो शैक्षणिक वर्ग के होना चाहिए, एक प्रकार से एकेडमिक होना चाहिए, उस विषय का ज्ञान और हमारे प्रोफेसरों को ही हो सकता है। इसलिए जब सिलेबस पर चर्चा होती है या अन्य एकेडमिक विषय कोई विषय होते तो इतने प्रोफेसरों को हम अपने मंत्रालय में संलग्न करके या विभाग में संलग्न करके उनके द्वारा वो एकेडमिक काम हम संपन्न कराते हैं। सर अफसर्स कहीं भी हैं, सतपुड़ा में हो या बल्लभ भवन में हो, उनके स्थान पे अतिथि विद्वान होते हैं तो बच्चों के अध्यापन पे कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। पदों की आवश्यकता है इसलिए उनको आसंजित किया जाता है, समय के अनुसार उनसे काम लिया जाता है। हम हमारे टीचर्स है, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स है, सार्थक ऐप से उनकी उपस्थिति बढ़ी है और वो ट्रेस भी होते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है, इसलिए काफी सफलता मिली है। आने वाले समय में हम विद्यार्थियों में भी लागू करेंगे। मंत्री जी मैंने बहुत स्पष्ट कहा है, हमारे विश्वविद्यालय, क्योंकि वो स्वायत्त है हमारे विश्वविद्यालय, उन्होंने अपने निर्णय किए, अपनी कार्य परिषद में निर्णय किए, उसके बाद वो उस पर लागू कर रहे हैं। बाकायदा किसी एजेंसी को हायर करके
और उसकी व्यवस्थित पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था कर रहे हैं। मंत्री जी 79 ईयर ऐसा है, देश में सभी राज्यों में प्राइवेट सेक्टर के लोग निवेश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी काफी बड़ी संख्या में लोगों ने अपने विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। प्राइवेट सेक्टर के लोग केवल आज ही नहीं, एक समय हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में शिक्षा की जवाबदारी समाज अपने ऊपर लेता था। उसी भावना के साथ हम इस प्रकार के लोग जो संपन्न हैं और शिक्षा में अपना योगदान देना चाह रहे हैं, उनकी भूमिका हमने सुनिश्चित की है। और एक बड़े बदलाव के लिए सरकार सब काम करेगी जरूरी नहीं है, समाज भी काम करेगा। उस भावना के साथ हमने इस प्रकार से स्वीकृति प्रदान की है। परमार जी लेकिन ऐसा विभाग दे दिया कि मैं ज्यादा नहीं पूछ सकता हूं। आप सुन एक अरे आप थोड़ा धैर्य रखिए ना। संबंधित है बहुत कि एक आपने कहा कि मतलब आपके प्रश्न का स्वरूप ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से मांगी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जानकारी मांगी है वो पूरे हिंदुस्तान के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की जानकारी मांगी है, नथिंग स्पेसिफिक टू मध्य प्रदेश। वो जो मैटर भी था वो एमपी से संबंधित नहीं था, लेकिन उस मैटर में कोर्ट ने कहा है हम जानकारी देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो महर्षि महेश योगी वैदिक यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं कि साहब नियंत्रण है कि नहीं है, आज की तारीख में जैसा माननीय मंत्री ने बताया, डिफरेंट कोर्ट केसेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कारण आज की तारीख में जो स्टेटस को है और जो स्टेटस है उस यूनिवर्सिटी का वो प्राइवेट है। अच्छा सुनिए इधर सेकंड उत्तर जानता। आप एक सेकंड में इनका बता दूं। पहला कि जो आपने कहा कि करिकुलम या सिलेबस को रिवाइज क्यों नहीं करते, सिलेबस रेगुलरली रिवाइज होते हैं। जो बोर्ड ऑफ स्टडीज हैं उसके हिसाब से सिलेबस रेगुलरली मार्केट नीड के हिसाब से रिवाइज होते हैं। अगर आप पुराने सिलेबस की तुलना नए सिलेबस से करेंगे किसी भी विषय में तो आपको चेंज दिखेगा।
और जो आपकी चिंता है वही शासन की भी चिंता है कि बाजार की आवश्यकता के अनुरूप ताकि मार्केट रेडी वर्कफोर्स हो, सिलेबस चेंज होता है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए कि वो बच्चे एडमिशन लें या आए। अभी भी अगर आप देखेंगे, अगर आप आज की तारीख में हमारे 16 लाख बच्चे हैं, हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तकनीकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन 16 लाख बच्चों में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 पे आपको आर्ट्स के बच्चे दिखेंगे संख्या की दृष्टि से। साइंस के बच्चों की तुलना में एडमिशन हमेशा ह्यूमैनिटीज में ज्यादा है। रहा सवाल अटेंडेंस का कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं, कक्षाएं नियमित लगें, टीचर्स अच्छे हों वगैरह वगैरह, जैसे वो हम लोग लगातार प्रयास करें। माननीय मंत्री जी ने अभी खुद बताया कि छात्रों की उपस्थिति के लिए भी सार्थक ऐप पे हम लोग अगले सत्र से भी ट्राई कर रहे हैं। सर